हेलो एवरीवन। हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था डाटा तथा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तक। अब पढ़ते हैं हम कंप्यूटर परीक्षा मंथन कंप्यूटर बुक का 11वां अध्याय। 11वां अध्याय में है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क का हम पहला बिंदु देखते हैं क्या होता है। कंप्यूटर नेटवर्क विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा आपस में जुड़े दो या अधिक स्वतंत्र कंप्यूटर का समूह होता है। क्या होता है? स्वतंत्र कंप्यूटर का समूह। दो या अधिक कंप्यूटर का स्वतंत्र कंप्यूटर का समूह होता है, जिसमें क्या होता है, जुड़े कंप्यूटर का समान नियमों का अनुपालन कर, जो नेटवर्क से जुड़े हैं कंप्यूटर उनके समान नियमों का पालन कर आपस में डाटा तथा सूचनाओं का आदान प्रदान करना और संसाधनों का साझा करना, साझा कर उपयोग करना कंप्यूटर नेटवर्क है। और कंप्यूटर नेटवर्क का प्रयोग कैसे करते हैं? टेक्स्ट या ऑडियो या वीडियो फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में टेक्स्ट, ऑडियो या वीडियो या फोटो भेजने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है, जिसमें इसमें किसी एक कंप्यूटर का नेटवर्क क्या होता है, नियंत्रण नहीं होता। किसी एक कंप्यूटर पर नेटवर्क पर नियंत्रण नहीं होता है। ऐसा सभी कंप्यूटर में नेटवर्क का होना जरूरी है। नियंत्रण एक कंप्यूटर पर नेटवर्क का नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है। फिर ऐसा क्या है कि किसी भी नेटवर्क में संचार को स्थापित करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। किसी भी नेटवर्क में संचार करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, तो उसके लिए हम देखते हैं प्रेषक मतलब सेंडर, जो भेजने वाला है वो प्रेषक, माध्यम यानी मीडियम, मीडियम जिनके बीच में क्या है, माध्यम प्रोसेसर के लिए, और अगला क्या है, प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर, जिसके पास भेजना है, जिसके पास रिसीव होगा, प्राप्तकर्ता जो तीसरा आदमी है, दूसरा है ने एक दूसरा, एक जो प्रेषक है ना भेजने वाला, और दूसरा जो है वो प्राप्तकर्ता है रिसीवर। और इसके लिए भेजने और प्राप्त करने वाले के बीच की जो कार्यविधि रहती है वो कौन करते, उस कार्यविधि को कौन पूरी करता है? प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल से उस कार्यविधि को पूरे करता है। मतलब जो भेजने वाला है, जैसे मैं मैसेज भेज रहा हूँ है ना प्रेषक से, या वीडियो भेज रहा हूँ या चित्र, तो प्रेषक से भेजूंगा सामने, यानी जो कोई प्राप्त करता होगा, उसके बीच जो माध्यम है, माध्यम के बीच क्या होता है, माध्यम में जो प्रोसेस करता है वो प्रोटोकॉल करता है। ठीक है, प्रोटोकॉल। अब नेटवर्क के लाभ क्या क्या है? बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क। बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क के लाभ क्या क्या है? विभिन्न विभिन्न कंप्यूटरों द्वारा आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करना, ये लाभ है। सूचनाओं का आदान प्रदान करना क्या है? लाभ है। सूचना और महंगे उपकरणों का साझा उपयोग करना, डाटा और सूचना और महंगे उपकरणों का क्या, साझा उपयोग करना। तीसरा क्या है? सूचना का तेज गति और शुद्धता से आदान प्रदान करना, शुद्धता के साथ, स्पीडली और एक्यूरेसी के साथ आदान प्रदान करना सूचना और डाटा का। जिससे पहले हम ब्लूटूथ से डाटा को एक दूसरे से सेंड करते थे, अभी हम वाईफाई नेटवर्क से इंटरनेट से करते हैं, जबकि पहले नेटवर्क से करते थे। ठीक है, तो कम खर्च में डाटा का आदान प्रदान करना, ये नेटवर्क के लाभ है। अब प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल कितने कौन कौन से है, प्रोटोकॉल किसे कहते हैं और प्रोटोकॉल क्या क्या है? प्रोटोकॉल जो है नेटवर्क पर विभिन्न कंप्यूटर द्वारा संचार स्थापित करने के लिए करने तथा डाटा को स्थानांतरण को सुविधाजनक करने के लिए बनाए गए नियमों और प्रक्रियाओं, रूल्स और प्रोसीजर्स का समूह होता है प्रोटोकॉल। ठीक है, यानी जो डाटा को स्थानांतरित करना, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित करना, सुविधाजनक स्थापित करना, उसके जो रूल्स और प्रक्रियाओं का नियम है, प्रक्रिया और जो नियम है, उसका समूह जो होता है उसको क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल किसे कहते हैं? नियम और प्रक्रियाओं के जो समूह होता है, यानी डाटा को स्थानांतरित करने और स्थापित करने का जो समूह और नियम होते हैं, उस नियम और प्रक्रियाओं का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल कितने हैं? प्रोटोकॉल कुछ मुख्य प्रोटोकॉल से उन जिनके उदाहरण टीसीपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा। और आईपी, आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। इस दूसरा क्या है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी एचटीटीपी।
तीसरा क्या है, एफटीपी यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी एसएमटीपी मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये 4 प्रोटोकॉल है। इनके प्रोटोकॉल के नाम याद रखेगा, फुल फॉर्म, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इनकी फुल फॉर्म याद रखेगा। अब देखते हैं, पहला कंप्यूटर नेटवर्क जो 1981 में तैयार किया गया वो ईथरनेट, जिसे क्या कहा गया था, ईथरनेट कहा गया। जो पहला नेटवर्क तैयार किया गया था कंप्यूटर का नेटवर्क 1981 में, जो थर्ड पीढ़ी पीढ़ी के अंतर्गत किया गया था, उसे क्या कहा गया था, ईथरनेट। क्या कहा गया था, ईथरनेट। ठीक है, पहला कंप्यूटर नेटवर्क को क्या कहा गया था, ईथरनेट। अब क्या होता है, अगला हम देखते हैं नोड। नोड क्या होता है, नेटवर्क से जुड़े विभिन्न कंप्यूटर का अंतिम बिंदु, या जो नेटवर्क के संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, यानी नोड कहलाता है। नेटवर्क से जुड़ा है, यानी प्रत्येक नोड एक प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों की तरह कार्य करता है। नोड जो होता है वो प्रेषक प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों की तरह कार्य करता है, यानी नोड। ठीक है, नोड दोनों की तरह कार्य करता है, प्रेषक और प्राप्त करता है। जैसे कि टर्मिनल करता था, टर्मिनल क्या करता है, स्टार्ट करता था वहां से, यानी शुरुआत से अंतिम तक टर्मिनल का यूज करते थे, यानी टर्मिनल की तरह ही नोड्स का प्रयोग किया जाता है। प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच प्राप्तकर्ता दोनों की तरह नोड्स का उपयोग करता है। अब सर्वर क्या होता है, सर्वर नेटवर्क के किसी एक नोड को संचार व्यवस्था बनाए रखने तथा साझा संसाधनों के उपयोग को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। क्या करता है, जिम्मेदारी सौंपते हैं। जैसे कि नेटवर्क के किसी एक नोड के को संचार व्यवस्था बनाए रखने तथा साझा साझा संसाधनों के उपयोग को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, उसे सर्वर कहते हैं। और सर्वर में नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है। सर्वर क्या करता है, प्रत्येक कंप्यूटर को विभिन्न नेटवर्क से जुड़े विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है सर्वर। अब सर्वर में संचार संचार की मेथड्स क्या है, विद्या क्या है, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। संचार की विद्या क्या है ना, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। मेथड्स कितनी होते हैं, 3। सिंप्लेक्स मेथड, हाफ डुप्लेक्स मेथड और फुल डुप्लेक्स, है ना, पूर्ण डुप्लेक्स, अर्ध डुप्लेक्स और सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स में क्या होता है, जैसे कि डाटा वो सूचना का एक ही दिशा में संचारण के होता है। डाटा और सूचना का एक ही दिशा में संचारण होता है, यानी सूचना जो प्राप्त होना सुनिश्चित नहीं होता है, इसमें सूचना प्राप्त होना सुनिश्चित नहीं होता है। ठीक है, तो रेडियो का प्रसारण जो होता है वो डुप्लेक्स सिंप्लेक्स मेथड में आता है। सिंप्लेक्स मेथड में कैसे, जैसे विविध भारती चलता था, या जो एफएम रेडियो, उसमें 98.3 या जो भी है, वो जो चैनल का जो ऑडियो आता है, सूचनाएं, वो रेडियो का प्रसारण वो सिंप्लेक्स डुप्लेक्स में, उसमें सिंप्लेक्स मेथड में प्रेषक जो सामने वाला और प्राप्त करता, तो प्रेषक जो भी दे रहा है, जो भी सूचनाएं दे रहा है, वो उसे केवल प्राप्तकर्ता सुनेगा, उसका रिप्लाई नहीं दे सकता। यानी रेडियो का प्रसारण जो है सिंप्लेक्स मेथड में, उसमें एक ही दिशा में प्रेषक की ओर से प्राप्तकर्ता को प्राप्त होगी सूचना, लेकिन उसका रिप्लाई नहीं, यानी उसका जवाब नहीं दे सकता। इस तरह से सिंप्लेक्स मेथड काम करती है। डाटा और सूचना प्राप्त तो हो जाती, लेकिन उसका वापस रिप्लाई नहीं, है ना, वापस जवाब नहीं बनता है, मतलब एक ही दिशा में संचार होता है। सामने से जिसके पास से अपन जिसको सूचना दे रहे हैं, वो सूचना पहुंच रही है बस उस तक, मगर अपने पास वो उसका जवाब नहीं प्राप्त हो रहा है, मतलब ये सिंप्लेक्स मेथड हो गई। अर्थ हाफ डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स में यह होता है कि जैसे कि इसमें सूचना का संचारण दोनों दिशा में किया जाता है, जैसे प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच। प्रेषक भेज भी सकता है सामने, और प्रेषक से अपने पास प्राप्त भी हो सकती है। एक ही एक बार में एक ही दिशा में सूचनाएं जा सकती है, एक बार में तो एक ही दिशा में। जैसे हम बोले तो सामने से वापस सूचना नहीं आएगी, लेकिन वो सामने, हम चुप होंगे तो सामने से हमारे पास सूचना आएगी। जैसे कि टेलीफोन पर आवाज का आदान प्रदान, टेलीफोन पर जो आवाज आदान प्रदान होता है, वो क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स। उसमें से
उसमें हम जो प्रेषक है ना, जो सेंड कर रहे हैं, वो प्राप्तकर्ता को रिसीव होगा, रिसीवर को, और रिसीवर फिर सेंड करेगा तो हमें फिर रिसीव होगा। यानी सेंडर और रिसीवर दोनों, इसमें दोनों तार की आवश्यकता पड़ती है, और ये दोनों तार काम करती है हाफ डुप्लेक्स में। अब क्या होता है फुल डुप्लेक्स? फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, सूचना तथा डाटा को दोनों दिशा में एक साथ प्रेषित किया जा सकता है। एक साथ प्रेषित किया जा सकता है। जैसे जो प्रेषक यानी जो सेंडर है, चार तारों की इसमें जरूरत पड़ती है, भेजने वाला भी और प्राप्त करने वाला। तो सेंडर जो है, यानी जो इसमें सेंड कर रहा, मतलब मैं उसको प्राप्त करता रिसीवर को बोल भी सकता हूँ, और उसके साथ कुछ डाटा भी भेज भी सकता हूँ। यानी जो इंटरनेट चल रहा है वो इंटरनेट भी चलता रहेगा, और जो कॉलिंग पे बात कर रहे हैं वो भी कॉलिंग पे बात भी होती रहेगी, और प्राप्तकर्ता को प्राप्त हो जाएगा। अब प्राप्तकर्ता क्या कर रहा है, प्राप्तकर्ता भी दोनों यूज कर सकता है। वो हमें भेज भी सकता है, और उसके बाद वो हमें कॉलिंग से बात भी कर सकता है ना। फुल डुप्लेक्स में दोनों कार्य होते हैं। ठीक है। बैंड विड्थ क्या होते हैं अगले? बैंड विड्थ वहाँ होता है जैसे कि डाटा के संचारण के समय माध्यम में उपलब्ध उच्चतम और निम्नतम आवृत्ति है ना, हायर और लोअर फ्रीक्वेंसी की सीमा बैंड विड्थ कहलाती है। जैसे डाटा के संचारण के समय जो माध्यम में है ना, प्रोटोकॉल में उपलब्ध जो हायर और लोअर फ्रीक्वेंसी होती है वो बैंडविड्थ कहलाती। वो फ्रीक्वेंसी आप ऊपर नीचे, हायर लेवर होते हैं, जो जाती है फ्रीक्वेंसी, उसको क्या कहते हैं, बैंडविड्थ। यानी बैंडविड्थ जितना अधिक होगा डाटा का संचारण उतना ही तीव्र होगा। अगर बैंडविड्थ ज्यादा हुआ, जैसे ये ऊपर वाला, मतलब उसका डाटा का जो संचारण हो तीव्र होगा। अगर लोअर होगा तो तीव्र वो बैंडविड्थ की अगर फ्रीक्वेंसी लोअर हुई तो उसके जो संचारण क्षमता है वो धीमी हो जाएगी, यानी धीमी हो जाएगी। इस प्रकार बैंडविड्थ आशय संचार माध्यम की सूचना वहन करने की क्षमता से होता है, और एनालॉग सिग्नल के लिए बैंडविड्थ को हर्ट्ज में मापा जाता है। एनालॉग सिग्नल्स के लिए किस में नापा जाता है? हर्ट्ज में नापा जाता है बैंडविड्थ को। सूचना वहन करने की क्षमता होती है, बैंडविड्थ में संचार माध्यम की सूचना वहन करने की क्षमता होती है। ठीक है। अब क्या होता है, एनालॉग में बैंडविड्थ को हर्ट्ज में नापा जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क के लिए बैंडविड्थ का तात्पर्य संचार माध्यम पर डाटा स्थानांतरण की गति से होता है, यानी डाटा ट्रांसफर रेट से होता है, और इसे बीट प्रति सेकंड यानी बिट्स पर सेकंड में यानी बीपीएस में मापा जाता है। बीट पर सेकंड यानी बीपीएस में। बैंडविड्थ को किससे नापा जाता है? तो बीपीएस से नापा जाता। आपको अगर पूछा जाए कि बीपीएस से किसे नापा जाता, तो बैंडविड्थ को, यानी बैंडविड्थ को नापा जाता पीपीएस से, और जिसे बोर्ड भी कहते हैं। बैंडविड्थ को क्या कहते हैं? बोर्ड भी कहते हैं। आजकल बैंडविड्थ है ना एमबीपीएस है ना, मेगा बिट्स पर सेकंड, मेगा बिट्स पर सेकंड या गीगा बिट्स पर सेकंड में मापते हैं। आजकल क्या, जब बीपीएस था अभी स्पीड ज्यादा बढ़ गई तो एमबीपीएस यानी मेगा बिट्स पर सेकंड और गीगा बिट्स पर सेकंड यानी जीपी जीबीपीएस में मापते हैं। इसके फुल फॉर्म याद रखिएगा। और एक मेगाबिट 1 मिलियन या 10 लाख बीट के बराबर होता है। 1 मेगाबिट 1 मिलियन या 10 लाख बीट के बराबर होता है, और इसे बोर्ड भी कहते हैं। बोर्ड है ना, यह डाटा संचारण की गति को नापने की इकाई है। बोर्ड क्या है? डाटा संचारण की गति को मापने की इकाई है, और इसे बीट प्रति सेकंड यानी बीपीएस भी कहा जाता है। बोर्ड को क्या कहा जाता है? बीपीएस भी कहा जाता है। और बैंडविड्थ को नापने की जो इकाई है वो बीपीएस है, यानी बोर्ड है, और इसे एमबीपीएस में भी मापा जाता है और जीपीएस में भी, बैंडविड्थ को। ठीक है। अब ब्रॉडबैंड क्या होता है? ब्रॉडबैंड ब्रॉडबैंड क्या होता है? यहाँ वहाँ संचार माध्यम जिसमें डाटा से स्थानांतरण के लिए विशाल बैंडविड्थ वाला सिग्नल उपलब्ध होता है ना, बहुत विशाल विशाल बैंडविड्थ वाला सिग्नल होता है, और ब्रॉडबैंड कहलाता है।
वो ब्रॉडबैंड कहलाता है और बहुत ही तेज, इसका स्थानांतरण की गति बहुत तेज होती है और एक ही संचार माध्यम में एक से अधिक चैनल को डाटा स्थानांतरित किए जा सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा स्पीड से ब्रॉडबैंड में बहुत ही ज्यादा स्पीड से डाटा एक ही चैनल एक से अधिक चैनल के लिए डाटा स्थानांतरित किए जा सकते हैं, जैसे कि डीएसएल। डीएसएल क्या होता है? डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक, यानी केबल टीवी या ऑप्टिकल फाइबर ब्रॉडबैंड। केबल टीवी केबल टीवी देखी होगी डिक्स वाली, उसमें ब्रॉडबैंड लगा हुआ होता है, उसमें एक से अधिक चैनल के लिए डाटा स्थानांतरित किए जा सकते हैं तेजी से। उसी तरह डीएसएल है ना, डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक भी और ऑप्टिकल फाइबर ब्रॉडबैंड सेवा भी उपलब्ध कराते हैं। उससे भी काफी ज्यादा स्पीड से संचार होता है नेटवर्क का, यानी वीडियो या ग्राफिक्स उनकी स्पीड काफी ज्यादा होती है इनमें। ठीक है। ट्राई ट्राई क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्या करा? 512 किलोबीट प्रति सेकंड यानी केबीपीएस से अधिक क्षमता वाले संचार माध्यमों को ब्रॉडबैंड की संज्ञा दी है। ब्रॉडबैंड की संख्या किसे दी है? 512 केबीपीएस, 512 केबीपीएस से अधिक क्षमता वालों को ब्रॉडबैंड की संज्ञा दी है। अगर जैसे बैंडविड्थ में अगर 512 केबीपीएस से अधिक क्षमता है तो उसे ब्रॉडबैंड की श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है। ब्रॉडबैंड क्या होता है? टीवी के लिए ब्रॉडबैंड, इसमें स्पेशल ये याद रखेगा आप, डीसी डीएसएल, केबल टीवी और ऑप्टिकल फाइबर ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। ब्रॉडबैंड सेवाएं कौन कौन उपलब्ध कराता है? तो डीएसएल, केबल टीवी और ऑप्टिकल फाइबर ब्रॉडबैंड। ठीक है। अब बेस बैंड क्या होता है? बेस बैंड देखते हैं हम। बेस बैंड यहाँ होता है कि यहाँ संचार माध्यम जिसमें डाटा रूपांतरण स्थानांतरण के लिए कम बैंडविड्थ तो उपलब्ध होता है, जिसे बेस बैंड कहलाता है। बेस बैंड कहलाता है और इसमें किसी डाटा के स्थानांतरण के लिए माध्यम से संपूर्ण बैंडविड्थ का प्रयोग किया जाता है और नैरो बैंड भी कहा जाता है। बैंडविड्थ की तरह ही कार्य करता है, लेकिन कम बैंडविड्थ तो उपलब्ध होता है इसमें, स्थानांतरण के लिए कम बैंडविड्थ होता है और इसे बेस बैंड कहा जाता है। अब संचार के माध्यम क्या क्या है? अगला क्या है हमारे पास? संचार के माध्यम क्या क्या है? मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? डाटा और सूचनाओं के संचारण के लिए कुछ महत्वपूर्ण माध्यम है, जैसे कि ट्विस्टेड पेयर केबल है ना, युग्म तार युग्म तार होता है संचार के लिए, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन सैटेलाइट संचार उपग्रह और इथरनेट केबल। इन केबलों को आप याद रखेगा। संचार के माध्यम में कौन कौन सी केबल से? तो आप याद रखेगा युग्म तार, कोएक्सियल केबल, प्रकाशीय तंतु, माइक्रोवेव संचार उपग्रह और इथरनेट केबल। इन केबलों के बारे में जानकारी विस्तार से देखते हैं, पर केबल के नाम याद रखना बहुत जरूरी है। इसलिए युग्म तार, कोएक्सियल केबल, प्रकाशीय तंतु, माइक्रोवेव संचार उपग्रह और इथरनेट केबल, इससे याद रखेगा। ओके। इसी के बाद साथ हम अगले पहला युग्म तार देखते हैं। इसमें तांबे के दो तार होते हैं, जिन पर प्लास्टिक और टेफ्लॉन कुचालकों की परत चढ़ी होती है। ठीक है। ये तार कैसे होते हैं? तांबे के होते हैं दो तार और इसमें प्लास्टिक और टेफ्लॉन की कुचालक परत चढ़ी होती है, ताकि वो करंट ना मारे। और ये तार आपस में लिपटे रहते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड ना हो उसके लिए कुचालक और टेफ्लॉन और प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है कुचालक के लिए। और संतुलित माध्यम बनाते हैं जिसमें केबल में शोर में कमी आती है, जिससे क्या है, केबल में संतुलित माध्यम बनाते हैं जिससे क्या, केबल में शोर नॉइज में कमी आती है और संकेतों को रिपीटर के बिना लंबी दूरी 1 किलोमीटर तक ले जाने में सक्षम होते हैं। युग्म तार क्या करते हैं? संकेतों को, जो संकेत आते हैं उसको 1 किलोमीटर तक ले जाने में सक्षम होते हैं। और इन तारों को लगभग बहुत समय पहले एंटीना में यूज किया जाता था, लगभग अभी भी करते होंगे, लेकिन एंटीना में यूज किया जाता था लगभग, मेरे हिसाब से युग्म तारों को। ट्विस्टेड पेयर केबल, ये 1 किलोमीटर तक ले जाने में सक्षम होते हैं। ठीक है। 1 किलोमीटर तक ही ये संकेतों को ले जाने में सक्षम होते हैं।
युग्म तार। इसकी दूरी याद रखेगा, युग्म तार 1 किलोमीटर तक ले जाने में सक्षम होते हैं। अब कोएक्सियल केबल क्या होता है? कोएक्सियल केबल इसमें केंद्रीय ठोस चालक के चारों ओर चालक तार की जाली होती है, जिसे शील्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शील्ड भी कहते हैं। शील्ड भी कहते हैं। चारों तो ओर तार चालक की ये ठोस चालक के चारों ओर क्या होती है? तार की जाली होती है। जाली होती है और इसे शील्ड भी कहते हैं। दोनों के बीच प्लास्टिक का कुचालक होता है। दोनों के बीच क्या होता है? प्लास्टिक का कुचालक होता है। तार की जाली और वायर के बीच का कुचालक होता है। तार की जाली भी कुचालक से ढकी हो रहती है और संकेतों का संचारण केंद्रीय ठोस तार से होता है। जो संकेतों का सुचालन होता है वो ठोस तार जो बीच में ठोस तार रहती है उसके माध्यम से होता है, जबकि शील्ड अर्थ से जुड़ा रहता है। शील्ड के अर्थ से जुड़ा रहता है। इसमें संकेतों की हानि अपेक्षाकृत कम होती है। संकेतों की जो हानि होती है वो कम होती है और इसकी बैंड विड्थ अधिक होती है। बैंड विड्थ क्या है? बैंड विड्थ जो संचार की गति होती है वो अधिक होती है और यह संकेतों को अधिक दूरी तक ले जाने में भी सक्षम होता है। संचारों को अधिक दूरी तक ले जाने में सक्षम होता है और इसका उपयोग केवल टीवी नेटवर्क में इसका उपयोग किसमें? टीवी नेटवर्क में किया जाता है। जैसे कि आपको ये केबल दिख रही होगी, ठीक है, यानी डिक्स में कई बार आपने देखा होगा कि इस टाइप से ये कुचालक परत चढ़ी है, ये केंद्रीय ठोस चालक है और तार की जाली है ये बारीक वाली, और ये बाह्य कुचालक ये ब्लैक वाला। ये क्या है? टीवी केबल के लिए यूज किया जाता है, यानी टीवी नेटवर्क में किया जाता है। और कोएक्सियल केबल का बैंड विड्थ कितना? 10 एमबीपीएस तक हो सकता है। 10 एमबीपीएस मतलब 10 मेगा पर 2 मेगाबाइट पर सेकेंड हो सकता है। एमबीपीएस का मतलब एमबीपीएस का मतलब होता है मेगा बाइट पर सेकेंड। अतः केबल टीवी के द्वारा ब्रॉडबैंड नेटवर्क सेवा प्रदान की जा सकती है। टीवी के द्वारा क्या ब्रॉडबैंड नेटवर्क इंटरनेट सेवा प्रदान की जा सकती है और केबल मॉडेम का प्रयोग कर केबल मॉडेम का प्रयोग कर इसमें टीवी प्रसारण देखने के साथ साथ इंटरनेट सेवा का भी उपयोग किया जा सकता है। इसमें इस कोएक्सियल केबल से क्या कर सकते हैं? टीवी प्रसारण को देखने के साथ साथ इंटरनेट का भी प्रयोग किया जा सकता है केबल मॉडेम के द्वारा। अब प्रकाशीय फाइबर केबल क्या है? प्रकाशीय यानी ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या है? ऑप्टिकल फाइबर केबल इसमें ग्लास या सिलिका का बना अत्यंत पतला तंतु होता है, जो एलईडी या लेजर डायोड द्वारा प्रकाश युक्त संकेत युक्त प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है और प्रकाश को पुनः संकेतों में बदलने के लिए फोटोडायोड का प्रयोग इस्तेमाल करता है। इसे इसे क्या प्रकाशित तंतु कहते हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या करती है? यहाँ पर लेजर डायोड या एलईडी के द्वारा उत्पन्न जो संकेत रहते हैं उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है और प्रकाश को पूर्ण संकेतों में बदलने के लिए फोटोडायोड का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर कार्य करता है, टोटल इंटरनेट रिफ्लेक्शन के आधार पर कार्य करता है और इसके संचारण में ऊर्जा की खपत अत्यंत कम होती। इसके संचारण के लिए ऊर्जा की खपत बहुत कम होती और यह रेडियो आवर्ती अवरोधों से मुक्त होता है। यह रेडियो फ्रीक्वेंसी से क्या होता है? मुक्त होता है। पर ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी से मुक्त होता है और अतः इसके क्या है? इसके साथ रिपीटर एम्पलीफायर की भी जरूरत नहीं होती। ऑप्टिकल फाइबर केबल में रिपीटर एम्पलीफायर की जरूरत भी नहीं होती है और ऑप्टिकल फाइबर डिजिटल डाटा के स्थानांतरण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। डिजिटल डाटा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है और इस कारण ऑप्टिकल फाइबर के साथ मॉडेम का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल के साथ मॉडेम का प्रयोग नहीं किया जाता है और ऑप्टिकल फाइबर में डाटा स्थानांतरण के लिए टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल में किसका प्रयोग किया जाता है? तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का प्रयोग किया जाता है और इसमें शोर अत्यंत कम होता है और बैंडविड्थ तो अधिक होती है। बैंडविड्थ तो बहुत ज़्यादा अधिक होती है और गति तीव्र होती है और संकेतों की हानि भी निम्नतम होती है।
ठीक है, संकेतों की हानि तो बहुत निम्नतम होती है, जैसे कि हमने पढ़ा कोएक्सियल केबल में उसकी तुलना में इसमें कम होती है और भी। और इस ये लंबी दूरी के लिए उपयुक्त होती है। ये क्या है, लंबी दूरी के लिए उपयुक्त होती है ऑप्टिकल फाइबर केबल। और इसका पर इसको लगाने और रखरखाव का खर्चा अधिक आता है। इसका जो खर्चा है वो ज्यादा आता है। ऑप्टिकल फाइबर का खर्चा ऑप्टिकल फाइबर केबल का खर्चा ज्यादा आता है, लेकिन यह अत्यंत लंबी दूरी के लिए संचार के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, अगला क्या है, एफ टी टी एच मतलब फाइबर टू द होम। फाइबर टू द होम में क्या करते हैं, इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा ऑप्टिकल फाइबर केबल का प्रयोग कर उच्च गति की ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था है। एफ टू एफ टी टी एच क्या है, तो ऑप्टिक फाइबर टू द होम। फाइबर टू द होम मतलब इंटरनेट सेवा को ऑप्टिकल फाइबर केबल द्वारा उच्च गति की ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुविधा के लिए प्रदान की गई व्यवस्था को हम एफ टी टी एच कहते हैं। हाई क्वालिटी हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा के लिए हम एफ टी टी एच केबल का उपयोग करते हैं, मतलब ऑप्टिकल फाइबर केबल का उपयोग करते हैं इंटरनेट सेवा के लिए। ऑप्टिकल फाइबर केबल का उपयोग कर हम घर या ऑफिस तक पहुंचाते हैं इंटरनेट सुविधा, और उसमें इसमें 100 Mbps पर गति वाली इंटरनेट सेवा प्राप्त की जा सकती है। ऑप्टिकल फाइबर यानी ऑप्टिकल फाइबर केबल के द्वारा हम एफ टी टी एच यानी फाइबर टू होम के जरिए हम 100 Mbps पर स्पीड की गति से इंटरनेट सेवा प्राप्त कर सकते हैं घर या ऑफिसों में। ठीक है, अगला क्या है, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव क्या होता है, माइक्रोवेव माइक्रोवेव क्या होता है, माइक्रोवेव इसमें अति उच्च आवृत्ति यानी 2 से 40 गीगाहर्ट्ज वाले विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संप्रेषण से संचार स्थापित होता है। और इसमें हाई फ्रीक्वेंसी के कारण इसमें कम लंबाई के पाराबोलिक एंटीना का प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है इसमें, माइक्रोवेव में पाराबोलिक एंटीना का प्रयोग किया जाता है, जो हाई फ्रीक्वेंसी होने के कारण इसमें हाई फ्रीक्वेंसी होने के कारण इसमें कम लंबाई के उसमें पाराबोलिक एंटीना का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी की तरंगें किसी बाधा को पार नहीं कर सकती। इसलिए इसमें प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच दोनों के बीच एंटीना की सीधी रेखा में होनी चाहिए। दोनों के बीच एंटीना सीधी रेखा में होनी चाहिए। और इसमें माइक्रोवेव में प्रत्येक 25 से 30 मिनट किलोमीटर के बीच एक रिपीटर स्थापित करना पड़ता है। माइक्रोवेव में क्या करना पड़ता है, क्योंकि इसमें हाई फ्रीक्वेंसी होने के कारण और प्रेषक और प्राप्तकर्ता के दोनों के एंटीना सीधी रेखा में होनी चाहिए। और इसी के कारण इसमें क्या करते हैं, एक रिपीटर 25 से 30 किलोमीटर के बीच में एक रिपीटर स्थापित करना पड़ता है। और टेलीविजन प्रोग्राम का जो प्रसारण होता है वो इसी माध्यम से होता है। टेलीविजन प्रोग्राम का प्रसारण जो होता है वो इसी माध्यम से है ना, माइक्रोवेव के माध्यम से होता है। और इसमें कम लंबाई के लिए क्या पाराबोलिक एंटीना का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोवेव में किसका प्रयोग किया जाता है, पाराबोलिक एंटीना का प्रयोग किया जाता है। और 2 से 40 गीगाहर्ट्ज वाले विद्युत चुम्बकीय तरंग के संप्रेषण से इसमें संचार स्थापित होता है। और हाई फ्रीक्वेंसी के कारण इसमें एंटीना हाई फ्रीक्वेंसी होने के कारण इसमें क्या रिपीटर का यूज किया जाता है। और इसमें 25 से 30 किलोमीटर के बीच एक रिपीटर का उपयोग किया जाता है और टेलीविजन प्रोग्राम का प्रसारण के लिए स्थापित किया गया है। अब आगे क्या है, कृत्रिम ग्रह। कृत्रिम ग्रह क्या होता है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होती है, कृत्रिम उपग्रह। जो कृत्रिम संचार उपग्रह क्या होता है, फोन और टीवी और कंप्यूटर के लिए संचार का बेहतर माध्यम है। किसके लिए बेहतर माध्यम है, फोन के लिए, टीवी और कंप्यूटर के लिए संचार का बेहतर माध्यम क्या है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। इसमें क्या है, सुदूर प्रदेशों विश्व के किसी भी कोने में संचार उपलब्ध कराने की सक्षमता इसमें रहती है। किसी भी कोने में सुदूर प्रदेशों या विश्व के किसी भी कोने में संचार उपलब्ध कराने की सक्षमता है इसमें। और इसी के कारण संचार उपग्रह दो आवृत्तियों पर निर्भर करता है। दो आवृत्ति यानी दो टू फ्रीक्वेंसी पर कार्य करता है। एक तो सी बैंड और क्यू बैंड, के यू बैंड या फिर सी बैंड, यानी क्यू बैंड या के यू बैंड और सी बैंड। सी बैंड क्या करता है,
6 गीगाहर्ट्ज पर कार्य करता है। सी बैंड क्या करता है, 4 से 6 गीगाहर्ट्ज पर कार्य करता है। और के यू बैंड क्या करता है, के यू बैंड 11 से 14 गीगाहर्ट्ज पर कार्य करता है। और ये जो है गीगाहर्ट्ज, 1 गीगाहर्ट्ज बराबर कितना होता है, 10 की घात 9 गीगाहर्ट्ज के बराबर होता है। अब इसमें क्या करते हैं, संचार उपग्रह का टीवी और टेलीफोन यानी मोबाइल, ये फोन और कंप्यूटर के लिए संचार का बेहतर माध्यम है। तो इसका जो सैटेलाइट जो पृथ्वी के ऊपर 3600 किलोमीटर की दूरी पर जो स्थित करते हैं, वो कैसे करते हैं, तो वो जो करते हैं देखो, इसमें 6 या 14 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति के उपग्रह को ऊपर भेजा जाता है। ठीक है, उपग्रह को भेजा जाता है 6 से 14 गीगाहर्ट्ज। उसमें जो उपग्रह में जो स्थित ट्रांसपोंडर रहता है, वो क्या करता है, एम्पलीफाई कर उसको कितना 4 से 11 गीगाहर्ट्ज की आवृत्ति से वापस भेज देता है। इस आवृत्ति से वापस भेज देता है, 4 से 14 आवृत्ति में वापस भेज देता है। और इसी आवृत्ति में अंतर को संकेतों में आपस में मिलने की फ्रीक्वेंसी को रोकने के लिए किया जाता है। क्या करता है ये, आपस में मिलने की फ्रीक्वेंसी को रोकने के लिए अंतर, इसलिए इसीलिए ट्रांसपोंडर को स्थापित करते हैं, किसमें, उपग्रह में ट्रांसपोंडर को इसलिए स्थापित करते हैं ताकि फ्रीक्वेंसी आपस आदान प्रदान जब हो रही हो उपग्रह से वापस पृथ्वी और पृथ्वी से उपग्रह, तब उसकी फ्रीक्वेंसी ना मिलने के लिए इसमें ट्रांसपोंडर स्थापित करते हैं उपग्रह में। और उपग्रह को पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर दूर स्थापित किया जाता है। ठीक है, इसमें संचार व्यवस्था के लिए भू-स्थितिक उपग्रह का उपयोग किया जाता है। भू-स्थितिक उपग्रह, और जो भू-स्थितिक उपग्रह जो भूमध्य रेखा पर स्थापित की जाए, पृथ्वी की सतह से भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर दूर स्थापित किया जाता है, भूमध्य रेखा पर स्थापित किया जाता है। और इसमें जो कक्षा में उपग्रह की जो गति होती है, वो क्या होती है, कक्षा में जो उपग्रह की गति होती है वो पृथ्वी की घूर्णन गति पर निर्भर करता है। जो उपग्रह की जो गति है सैटेलाइट की, वो किस पर निर्भर करता है, पृथ्वी की घूर्णन गति पर निर्भर करता है। उनकी घूर्णन गति सेम होती है, क्योंकि पृथ्वी जब घूमती है तो जो उसका बिंदु है सापेक्ष एक ही स्थान पर मालूम पड़ता है। एक ही स्थान पर मालूम इसलिए पड़ता है, एक ही स्थान पर रखना जरूरी इसलिए भी होता है कि नेटवर्क जो है वो उपग्रह एक ही स्थान पर होने से, जैसे इंडिया का नेटवर्क इंडिया में ही काम करेगा, तो जो नेटवर्क है एक ही स्थान पर सैटेलाइट के थ्रू जुड़ा हुआ रहता है। तो इसलिए उसकी उपग्रह की जो गति रहती है वो पृथ्वी की घूर्णन गति के अनुपात में होती है। और इसी कारण इसकी सापेक्ष एक ही स्थान पर मालूम पड़ते हैं। और ये जो है वो उपग्रह को संचार को आसान बनाने के लिए एंटीना का आकार छोटा होता है। एंटीना का जो आकार होता है वो छोटा होता है, 1 से 2 मीटर व्यास का। 1 से 2 मीटर 1 से 2 मीटर व्यास का होता है, और जिसे क्या कहते हैं, वीसेट 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 कहा जाता है। उपग्रह में जो एंटीना का आकार होता है 1 से 2 मीटर व्यास का होता है, और उसे क्या कहा जाता है, उपग्रह में जो संचार का आसान बनाने के लिए एंटीना होती है उसका नाम क्या है, तो वीसेट, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। क्या होता है, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, यानी वीसेट का फुल फॉर्म याद रखेगा, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। इसको हम सैटेलाइट में यूज करते हैं, वीसेट को हम सैटेलाइट को आसान बनाने के लिए यूज करते हैं। और इसका व्यास जो होता है वो छोटा होता है, 1 से 2 मीटर इसका आकार एंटीना का जो छोटा होता है। अब देखो, माइक्रोवेव सैटेलाइट या अन्य बेतार तकनीक, जो अन्य बेतार तकनीक है, माइक्रोवेव सैटेलाइट या अन्य बेतार तकनीक द्वारा जो डाटा स्थानांतरण को करता है उसको क्या कहा जाता है, रेडियो ट्रांसमिशन। क्या कहा जाता है, रेडियो ट्रांसमिशन। ट्रांसमीटर, रेडियो ट्रांसमीटर किस किस में, जैसे माइक्रोवेव सैटेलाइट या अन्य जो बेतार तकनीक है, यानी बिना तार वायरलेस टेक्नोलॉजी जो है वो क्या है, रेडियो ट्रांसमिशन पर कार्य करती है। तो इसमें प्रेषक और प्राप्तकर्ता तार द्वारा आपस में जुड़ा होना आवश्यक नहीं होता है, अतः तार तकनीक का प्रयोग दूर दराज और दुर्गम क्षेत्र तक आसानी से डाटा स्थानांतरित किया जा सकता है। और तार, पहले तार से करते थे, बाकी ये जो माइक्रोवेव सैटेलाइट और अन्य बेहतर टेक्नोलॉजी आ गई है तब से यह
जो बिना तार की टेक्नोलॉजी इंटरनेट आ गया है, उससे हम दूर दराज तक बिना तार के ही आदान प्रदान सूचनाएं कर सकते हैं। अब इथरनेट केबल क्या होता है? इथरनेट केबल यहाँ पर कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइस के लिए, जैसे टेलीफोन, मॉडम मॉडेम और राउटर के लिए आदि को इथरनेट केबल से जोड़ा जाता है। ठीक है, मॉडेम, टेलीफोन और राउटर को इथरनेट केबल से जोड़ा जाता है। यह इथरनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग करता है। इथरनेट जो केबल है वो इथरनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग करता है और इसकी सहायता से स्थानीय नेटवर्क यानी लोकल एरिया नेटवर्क भी बनाया जा सकता है। मॉडेम और टेलीफोन राउटर के लिए इथरनेट केबल के थ्रू लोकल एरिया नेटवर्क भी बनाया जा सकता है और इसमें इथरनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है और इसमें इथरनेट केबल जो है 100 मीटर तक कार्य करता है। इथरनेट जो केबल है वो कितनी मीटर की दूरी तक काम करता है? 100 मीटर तक। पर इसे नेटवर्क ब्रिज की सहायता से बढ़ाया भी जा सकता है। 100 मीटर की दूरी पर नेटवर्क ब्रिज जोड़कर इसमें इथरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू और दूरी बढ़ा भी सकते हैं। ऐसे इथरनेट केबल में नेटवर्क ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। अब देख बच्चों, तथ्य क्या है? उपग्रह के जरिए संचार स्थापित करने पर एक व्यक्ति की आवाज दूरस्थ व्यक्ति को 270 मिलीसेकंड बाद सुनाई देती है। कितने बाद? 270 मिलीसेकंड बाद। तो इस कारण उपग्रह द्वारा संचार स्थापित करने में कुल 540 मिलीसेकंड से अधिक की देरी हो सकती है। पूरी दुनिया को संचार प्रदान करने के लिए कम से कम 3 भू-स्थैतिक उपग्रह की जरूरत पड़ती है। पूरी दुनिया में संचार आदान प्रदान के लिए कितने उपग्रह की जरूरत पड़ती है? तो 3। ये याद रखेगा, पूरी दुनिया में संचार प्रदान करने के लिए कम से कम 3 उपग्रह की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। अब मॉड्यूलेशन क्या है? कंप्यूटर पर उत्पन्न संकेत डिजिटल संकेत होते हैं, वो मॉड्यूलेशन रहते हैं। ठीक है। इन संकेतों की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी कम होती है। मॉड्यूलेशन में संकेतों की आवृत्ति क्या होती है? कम होती है, जो डिजिटल संकेत होते हैं। अतः ये संकेत संचार माध्यम पर अधिक दूरी तय कर पाने में सक्षम नहीं होते हैं। ठीक है, अधिक दूरी तय कर पाने में सक्षम नहीं है होते हैं और इस सूचना संकेतों को अधिक दूरी तक पहुंचाने के लिए उच्च आवृत्ति तरंगों का उपयोग किया जाता है, जिन्हें वाहक वाहक यानी कैरियर फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैरियर फ्रीक्वेंसी। जो उच्च गति वाले उच्च आवृत्ति तरंगों का उपयोग किया जाता है और उसको कैरियर फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। ठीक है। तो संचार माध्यम पर भेजने से पहले डिजिटल सूचना संकेतों को वाहक संकेत पर अध्यारोपित किया जाता है, जिसे मॉड्यूलेशन कहते हैं। मॉड्यूलेशन किसे कहते हैं? संचार माध्यम से भेजने पर पहले डिजिटल सूचना संकेतों को जो वाहक संकेत यानी कैरियर सिग्नल पर अध्यारोपित करते हैं, उसे मॉड्यूलेशन कहते हैं। संचार माध्यम से भेजने पर जो डिजिटल संकेतों का क्या करता है, वो वाहक वाहक संकेत में अध्यारोपित करता है, उसे ये मॉड्यूलेशन कहते हैं। और मॉड्यूलेशन में वाहक संकेत के एनालॉग गुणों को डिजिटल संकेत के आधार पर बदला जाता है। वाहक संकेत मॉड्यूलेशन क्या करता है? वाहक संकेत को एनालॉग गुणों के आधार पर एनालॉग गुणों को डिजिटल संकेत के आधार पर बदल देता है और प्राप्तकर्ता द्वारा क्या करता है? मॉड्यूलेटेड संकेतों को पूर्ण संकेत सूचना संकेत में बदला जाता है और जिसे डीमॉड्यूलेशन कहता है। डीमॉड्यूलेशन किसे कहता है? जो मॉड्यूलेशन द्वारा बदला जाता है ना डिजिटल संकेत में, डिजिटल संकेत के आधार पर बदला जाता है, तो प्राप्तकर्ता द्वारा मॉड्यूलेटेड संकेतों को पूर्ण सूचना में बदलता है, उसे डीमॉड्यूलेशन करता कहते हैं। और एनालॉग संकेतों के 3 गुण होते हैं: आयाम, आवृत्ति और कला। आयाम, आवृत्ति और कला। इन्हीं के आधार पर मॉड्यूलेशन 3 भागों में बांटा गया है। इन्हीं के आधार पर मॉड्यूलेशन कितने 3 भागों में बांटा गया है। आयाम मॉड्यूलेशन क्या करता है? बाइनरी संकेतों के लिए आयाम निर्धारित किए जाते हैं और एनालॉग संकेतों के आयाम को डिजिटल संकेतों में बदला जाता है। इसमें क्या आवृत्ति और फेज नियत रहते हैं। ठीक है। आयाम मॉड्यूलेशन में क्या रहता है? आवृत्ति और फेज नियत रहते हैं और ये किस पर आधारित करते हैं? एनालॉग संकेतों के आयाम को डिजिटल संकेतों के अनुसार बदला जाता है। अब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है ना, आवृत्ति मॉड्यूलेशन, इसमें भी क्या करता है? एनालॉग संकेतों को डिजिटल
एनालॉग संकेतों की आवृत्ति को क्या करता है, डिजिटल संकेतों के अनुसार बदला जाता है। इसमें भी आयाम और फेज नियत रहते हैं। अब कला मॉड्यूलेशन, कला मॉड्यूलेशन क्या है, इसमें एनालॉग संकेतों के कला को डिजिटल संकेतों के अनुसार बदला जाता है, जबकि आयाम और आवृत्ति नियत रहते हैं। इसमें आयाम और आवृत्ति नियम रहते हैं, जबकि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, आयाम मॉड्यूलेशन और आवृत्ति मॉड्यूलेशन में आयाम और फेज नियत रहते हैं, जबकि फेज यानी कला मॉड्यूलेशन में आयाम और आवृत्ति नियत रहते हैं। और इसी में कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा प्रेषण के लिए मुख्य कला मॉड्यूलेशन का यानी फेज मॉड्यूलेशन का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा प्रेषण के लिए किसका, कला मॉड्यूलेशन का प्रयोग किया जाता है, कला मॉड्यूलेशन का। ठीक है। अब डाटा प्रेषण सेवा, डाटा प्रेषण क्या सेवा है, डाटा प्रेषण सेवा में क्या है, डायल ऑफ लाइन, डायल ऑफ लाइन क्या होती है, इन्हें स्विच्ड लाइन, डायल ऑफ लाइन को क्या कहते हैं, स्विच्ड लाइन भी कहते हैं। स्विच्ड लाइन क्यों कहते हैं, अब इसको हम देखते हैं। डाटा डायल ऑफ लाइन, डायल ऑफ लाइन ये टेलीफोन के लिए उपयोग किए जाते हैं और टेलीफोन की तरह नंबर डायल कर संचार स्थापित करने में किया जाता है। तो टेलीफोन की तरह किया जाता है और इसमें इंटरनेट चालू रहता है, तो फोन का प्रयोग बातचीत के लिए नहीं किया जाता है। डायल अप सेवा में क्या करते हैं, अगर इंटरनेट चालू रहता है तो फोन का प्रयोग बातचीत के लिए नहीं किया जाता। अगर इंटरनेट बंद रहता है तो फोन का प्रयोग बातचीत के लिए किया जाता है। और डायल अप सेवा में मॉडेम को टेलीफोन लाइन से जोड़ा जाता है। डायल अप सेवा में मॉडेम को किससे जोड़ा जाता है, टेलीफोन लाइन से जोड़ा जाता है। और इससे सीरियल लाइन नेट प्रोटोकॉल यानी SLIP या पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। डायल अप सेवा में किस किस का प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल और सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी SLIP और PPP, ट्रिपल पी, SLIP और ट्रिपल पी प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। और डायल अप सेवा में क्या होता है, इंटरनेट चालू रहता है तो फोन पर बातचीत नहीं कर सकते, और अगर इंटरनेट बंद होता है तो फोन पर बातचीत कर सकते। अगर फोन पर बातचीत कर रहे हैं तो इंटरनेट बंद होना चाहिए, और अगर फोन पर बातचीत नहीं कर रहे हैं तो इंटरनेट यूज कर सकते हैं ना। डायल अप लाइन को हम क्या कहते हैं, डायल अप को स्विच्ड लाइन भी कहते हैं, स्विच्ड लाइन तक। ठीक है। अब लिस्ड लाइन क्या होती है, अगला हमारे पास लिस्ड लाइन, लिस्ड लाइन में ऐसा होता है कि लिस्ड लाइन को हम प्राइवेट या डेडिकेटेड लाइन भी कहते हैं। लिस्ड लाइन को हम प्राइवेट यानी व्यक्तिगत और सीधी लाइन भी कहते हैं। प्राइवेट लाइन को प्राइवेट या डेडिकेटेड लाइन भी कहते हैं, लिस्ड लाइन को। इसमें क्या, दो दूरस्थ कंप्यूटर को एक खास लाइन से जुड़े रहता है और इसका प्रयोग आवाज और डाटा दोनों के लिए किया जाता है। लिस्ड लाइन का प्रयोग आवाज और डाटा दोनों के लिए किया जाता है। और इस सेवा का मूल्य लाइन की क्षमता जिसे बोर्ड या बीपीएस से नापते हैं। ठीक है। लाइन की जो क्षमता रहती है और बोर्ड या बीपीएस एक ही बात है, उससे नापते हैं। बैंड विड्थ है ना, बैंड विड्थ या बोर्ड या बीपीएस से मापते हैं, तो बिट्स पर सेकंड। ठीक है। तो दूरी पर निर्भर करता है, इसमें दूरी पर निर्भर करता। और इसका प्रयोग सामान्यतः बड़ी संस्थाओं द्वारा अधिक मात्रा में डाटा स्थानांतरण के लिए किया जाता है। और लोकल एरिया नेटवर्क में कंप्यूटर आपस में लिस्ड या डेडिकेटेड लाइन से जुड़े होते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क में ये कंप्यूटर आपस में लिस्ड लाइन द्वारा जुड़े होते हैं और बड़ी संस्थाओं में अधिक उपयोग किया जाता है। ठीक है। आईएसडीएन क्या होता है, अगला हमारे पास है आईएसडीएन। आईएसडीएन क्या होता है, आईएसडीएन इंटीग्रेटेड सर्किट सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क है। ठीक है। इसमें क्या होता है, टेलीफोन और डाटा हस्तांतरण सेवा प्रदान करता है। ये क्या करता है, डिजिटल टेलीफोन और डाटा हस्तांतरण सेवा प्रदान करता है। आईएसडीएन टेलीफोन और डाटा हस्तांतरण दोनों सेवा प्रदान करता है। और डाटा हस्तांतरण टेलीफोन रूप में डिजिटल रूप में होता है। इसमें इसलिए इसमें मॉडेम की जरूरत नहीं होती, मॉडेम की जरूरत नहीं होती और शोर भी नहीं होता, शोर भी नहीं होता इसमें, और मॉडेम की जरूरत भी नहीं होती। किसमें, आईएसडीएन में मतलब इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क में। इसमें क्या करता है, डाटा व वॉइस के लिए अलग अलग चैनल का प्रयोग किया जाता है, डाटा और वॉइस के लिए। और अतः इंटरनेट से जुड़े होने के बावजूद फोन पर सामान्य रूप से बात की जा सकती है। आईएसडीएन में क्या करते हैं, जैसे कि हमने डायल ऑफ सेवा में क्या देखा, डायल ऑफ लाइन में
उसमें अगर इंटरनेट चालू है तो उसमें हम फोन पर बातचीत नहीं कर सकते, लेकिन आईएसडीएन में क्या कर सकते हैं कि फोन डाटा चालू है उसके बावजूद, इंटरनेट चालू होने के बावजूद भी, हम इंटरनेट से जुड़े होने के बावजूद भी फोन पर बात कर सकते हैं, सामान्य रूप से फोन पर बात कर सकते हैं। और आईएसडीएन डायल अप लाइन का विकसित रूप है, और यहाँ एक टेलीफोन लाइन है जिसमें 64 kbps दो चैनल होते हैं, 128 होते हैं। दो चैनल 64 kbps के दो चैनल होते हैं, 64 128 kbps के। और इसलिए इसमें डाटा और बातचीत दोनों कर सकते हैं, और आईएसडीएन सेवा द्वारा किसी नेटवर्क के एक से अधिक उपयोगकर्ता एक ही लाइन का प्रयोग कर इंटरनेट से जुड़ सकते हैं। एक ही लाइन का प्रयोग कर एक से अधिक उपयोगकर्ता यानी यूजर्स प्रयोग कर इंटरनेट से जुड़ सकते हैं। जीएसएमएम क्या होता है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, आप फुल फॉर्म याद रखेगा इसमें। अब मोबाइल फोन के संचालन के लिए सर्वाधिक प्रचलित मानक है, और जिसमें बिना फोन बदले अंतरराष्ट्रीय रोमिंग सुविधा प्रदान की जाती है। जीसीएमएम में क्या करते हैं? बिना फोन बदले, बिना फोन चेंज किए अंतरराष्ट्रीय रोमिंग सर्विस प्राप्त किया जाता है, इंटरनेशनल रोमिंग सुविधा। और इसमें शॉर्ट मैसेज सर्विस यानी एसएमएस के जरिए कम खर्च में छोटे टेक्स्ट आधारित संदेश भेजने का भी प्रावधान जीएसएम मानक द्वारा प्रदान किया जाता है। जीएसएम क्या करता है? शॉर्ट मैसेज सर्विस भी प्रदान करता है और इंटरनेशनल रोमिंग सर्विस सुविधा भी प्राप्त प्रदान करता है, और यहाँ पर बिना फोन बदले इंटरनेशनल रोमिंग कॉल और एसएमएस कर सकते हैं कम खर्च में। ये जीएसएम यानी ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन प्रदान करता है। अब सीडीएम में क्या होता है? सीडीएम में जो थर्ड जनरेशन के लिए है, थर्ड जनरेशन में बना है। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस क्या होता है? सीडीएम में क्या होता है? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस मतलब थर्ड जनरेशन यानी 3G मानक पर आधारित तकनीक। 3G मानक पर आधारित तकनीक से इसमें मोबाइल फोन संचालन में किया जाता है, इसको मोबाइल फोन संचालन के किया जाता है। ये 3G नेटवर्क पर आधारित है, सीडीएम है। अब डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक, ये है डिजिटल यानी डीएसएल। डीएसएल यानी डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक। इसमें टेलीफोन लाइनों का प्रयोग डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन में किया जाता है, जो अभी करते आ रहे हैं। इसमें कंप्यूटर सदा नेटवर्क से जुड़ा रहता है, और संपर्क स्थापित करने के लिए डायल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें नेटवर्क से जुड़ने के लिए डीएसएलएम का मॉडेम का यूज किया जाता है। डीएसएलएम मॉडल का यूज किया जाता है। ठीक है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें एक साथ डाटा और आवाज दोनों को टेलीफोन लाइन पर भेजा जा सकता है। डीएसएल मेथड में डीएसएल डीएसएल में क्या कर सकते हैं हम? एक साथ डाटा और आवाज दोनों को टेलीफोन लाइन पर भेजा जा सकता है। ये डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक जो है, इसमें डाटा और आवाज दोनों को एक साथ यूज कर सकते हैं। इसका जो डाटा भेजने और प्राप्त करने की गति अलग अलग होती है। दूसरी तरफ एसडीएसएल होता है, और भेजने वाला एडीएसएल होता है। जैसे असाइमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर जो डाटा भेजने के लिए करते हैं और प्राप्त करने वाले की गति अलग होती है। और दूसरी तरफ जो होता है प्राप्त करने वाला या भेजने वाला, एचडीएसएल यानी सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक ने डाटा भेजने और प्राप्त करने की गति एक समान होती है दोनों की। एक तरफ क्या असिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक होते हैं, और दूसरी तरफ एसडीएसएल एडीएसएल और एसडीएल दोनों ही डाटा और सूचना भेजने और प्राप्त करने की गति एक समान दोनों में होती है, एडीएसएल और एसडीएल में। एडीएसएल में डाटा और सूचना भेजने की गति अलग अलग होती है, जबकि एसडीएसएल में डाटा भेजने और
भेजने और प्राप्त करने की गति एक समान होती है। एसटीएल में क्या होती है? एक समान। भेजने और प्राप्त करने की गति एक समान होती है, जबकि एडीएल में अलग अलग होती है। इसे याद रखेगा। डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक में जो एडीएसएल है वो क्या काम करता है? तो यहाँ डाटा भेजने और प्राप्त करने की गति इसमें अलग अलग होती है। और अगर डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक में एसडीएसएल का क्या कार्य है? एसडीएसएल क्या करता है? किस गति से डाटा भेजता है? तो डाटा भेजने और प्राप्त करने की गति इसमें एक समान होती है। अब वायरलेस ब्रॉडबैंड, अगला क्या है हमारे पास? वायरलेस ब्रॉडबैंड। वायरलेस ब्रॉडबैंड क्या होता है? रेडियो तरंग की सहायता से बिना तार के तीव्र गति से डाटा स्थानांतरित की विधि वायरलेस ब्रॉडबैंड कहलाती है। इसकी दो तकनीक है, वाईफाई और वाईमैक्स। वाईफाई और वाईमैक्स, ठीक है। यह क्या करता है? रेडियो तरंग को बिना किसी तार की सहायता से तीव्र गति से डाटा स्थानांतरण करता है। वायरलेस ब्रॉडबैंड। वायरलेस ब्रॉडबैंड का जो वाईफाई तकनीक है उसको देखते हैं। वाईफाई तकनीक द्वारा कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन आदि में वायरलेस एक्सेस पॉइंट यानी डब्ल्यूएपी, वायरलेस एक्सेस पॉइंट या वाईफाई हॉटस्पॉट के जरिए कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ा जाता है। कंप्यूटर, लैपटॉप और टैबलेट या स्मार्टफोन में वायरलेस एक्सेस पॉइंट यानी वाईफाई हॉटस्पॉट, वायरलेस एक्सेस पॉइंट यानी वाईफाई हॉटस्पॉट के जरिए हम क्या करते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ते हैं। इसमें क्षमता जो है पहले 2.4 गीगाहर्ट्ज थी, अब यहाँ पर अभी 5 गीगाहर्ट्ज हो गई है। पहले और अभी में अभी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी का तरंगों का प्रयोग किया जाता है और इसमें वाईफाई हॉटस्पॉट से 100 मीटर दूरी तक इंटरनेट से जुड़ा जा सकता है। जो वाईफाई हॉटस्पॉट से जुड़ने की जो दूरी है, इसमें 100 मीटर की दूरी तक वाईफाई हॉटस्पॉट से जोड़ सकता है, वाईफाई नेटवर्क से जोड़ सकते हैं। और इसमें वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क भी कहा जाता है। इसे वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क भी कहा जाता है। ठीक है, वाईफाई को क्या कहा जाता है? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क भी कहा जाता है। और 100 मीटर की दूरी तक जोड़ा जा सकता है। और इसमें क्या है? डब्ल्यूएपी यानी वायरलेस एक्सेस पॉइंट है और 2.4 गीगाहर्ट्ज से 5.5 गीगाहर्ट्ज तक यूज करते हैं। अब क्या होता है वाईमैक्स? वाईमैक्स क्या होता है? वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। ऑपरेबिलिटी और माइक्रोवेव एक्सेस, यह क्या करता है? 50 किलोमीटर की दूरी तक तीव्र गति से वायरलेस इंटरनेट सेवा प्रदान करता है। वाईमैक्स, वाईमैक्स वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस क्या करता है? 50 किलोमीटर की दूरी तक तीव्र गति से वायरलेस इंटरनेट सेवा प्रदान करता है और इसका प्रयोग अलग अलग स्थानों पर स्थित वाईफाई हॉटस्पॉट्स को वायरलेस तकनीक द्वारा आपस में जोड़कर वायरलेस नेटवर्क बनाने के लिए किया जाता है। वाईमैक्स तकनीक द्वारा वायरलेस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी वायरलेस मेन का निर्माण किया गया है, किया जाता है। वायरलेस के लिए वायरलेस मेन का प्रयोग किया जाता है, जबकि वाईफाई के लिए वाईफाई वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क यानी वायरलेस लेन के लिए प्रयोग किया जाता है। ये मेन के लिए, ठीक है। यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के लिए किया जाता है वाईफाई का प्रयोग, वाईमैक्स का प्रयोग। सेल्यूलर फोन का प्रयोग कर भी कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़कर वायरलेस नेटवर्क की स्थापना की जा सकती है। वायरलेस नेटवर्क की स्थापना किससे? सेल्युलर फोन का प्रयोग करके भी किया जा सकती है। अब इसमें क्या है? अब नेटबुक और टैबलेट आदि में मोबाइल सिम डालने के लिए स्थान बना होता है, जिसका प्रयोग कर सेल्युलर टेलीफोन सेवा द्वारा नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है और इंटरनेट का प्रयोग भी किया जा सकता है। नोटबुक, नेटबुक और टैबलेट में भी इंटरनेट सेवा का प्रयोग किया जा सकता है, जो सेल्युलर टेलीफोन सेवा द्वारा, ठीक है। अब हमारे पास अगला क्या है हमारे पास? सिंक्रोनस और असिंक्रोनस संचार। सिंक्रोनस और असिंक्रोनस संचार क्या होता है? डाटा संचारण की विधि जिसमें संकेतों को भेजने के लिए प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच समन्वय स्थापित करना आवश्यक होता है। जैसे कि टेलीफोन पर आवाज का आदान प्रदान इसका उदाहरण। जैसे कि हम किसी से बात करना चाहते तो उसमें प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच समन्वय आवश्यक है, तभी हम सिंक्रोनस
ट्रांसमिशन का प्रयोग कर सकते हैं ना, सिंक्रोनस संचार का उपयोग कर सकते हैं। जबकि असिंक्रोनस ट्रांसमिशन, इसमें डाटा और स्थानांतरण के लिए प्राप्तकर्ता और प्रेषक के बीच कोई समन्वय करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें हम डाटा संचार करने के लिए, डाटा प्राप्त करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मतलब कि जैसे इंटरनेट से कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा स्थानांतरण के लिए अधिकांश इसी विधि का प्रयोग किया जा सकता है, जिससे कि जिसमें परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है, सामने ऑटोमेटिक डाटा प्राप्तकर्ता के पास पहुंच जाता है। अब मल्टीप्लेक्सिंग क्या है? मल्टीप्लेक्सिंग एक ही संचार माध्यम पर भिन्न भिन्न डाटा संकेतों को सफलतापूर्वक भेजना क्या करता है? मल्टीप्लेक्सिंग कहलाता है। किसी संचार माध्यम पर सामान्यतः एक बार में एक ही संकेत भेजा जा सकता है, लेकिन इससे संचार माध्यम का बेहतर उपयोग संभव नहीं हो पाता, इसलिए मल्टीप्लेक्सिंग तकनीक द्वारा भिन्न भिन्न डाटा संकेतों को मिलाकर एक वाहक संकेत यानी कैरियर बनाया जाता है, और जिस संचार पर माध्यम पर भेजा जाता है उसमें दूरस्थ स्थान पर उन डाटा संकेतों को अलग अलग कर सही प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जाता है, उसे हम डीमल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। ठीक है। प्लेक्सिंग क्या है? मल्टीप्लेक्सिंग क्या है? एक ही संचार माध्यम पर भिन्न भिन्न डाटा संकेतों को सफलतापूर्वक भेजना क्या करता है? मल्टीप्लेक्सिंग कहलाता है। अब स्विचिंग तकनीक क्या है? तकनीक यह है कि नेटवर्क से जुड़े सभी कंप्यूटर उपलब्ध संचार माध्यमों का साझा उपयोग करते हैं, तो इसके लिए स्विचिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। स्विचिंग तकनीक के लिए तीन प्रकार के तकनीक का प्रयोग किया जाता है: सर्किट और मैसेज और पैकेट स्विचिंग। सर्किट, मैसेज और पैकेट स्विचिंग। ठीक है। तो सर्किट तकनीक क्या काम करता है? इसमें डाटा स्थानांतरण से पहले उपयोगकर्ता के बीच सीधा संपर्क स्थापित करता है। सर्किट स्विचिंग क्या करता है? डाटा स्थानांतरण से पहले पहले उपयोगकर्ता यानी यूजर के बीच सीधा संपर्क करता है, फिर डाटा स्थानांतरण समाप्त होने तक संचार माध्यम दोनों उपयोगकर्ता द्वारा व्यस्त रहता है। और इसका उपयोग किसी अन्य के द्वारा नहीं किया जा सकता, इन्हें पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन कहते हैं। सर्किट स्विचिंग जो है पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन रहता है, और इसमें टेलीफोन पर बातचीत सर्किट स्विचिंग के उदाहरण है। जो टेलीफोन पर जो बातचीत करते हैं वो हम पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है, और इसमें सर्किट स्विचिंग के अंतर्गत आता है। यानी मैसेज स्विचिंग, अगला क्या है? मैसेज स्विचिंग। इसमें क्या करते हैं? इसमें स्टोर या फॉरवर्ड करते हैं। तकनीक का प्रयोग किया जाता है स्टोर या फॉरवर्ड तकनीक का। इसमें किसी कंप्यूटर द्वारा भेजा गया संदेश नेटवर्क नोड में स्टोर किया जाता है, फिर संचार माध्यम खाली होता है, फिर संदेश को अगले नोड तक पहुंचा दिया जाता है। इस प्रकार उपयोगकर्ता तक पहुंचता है, और डाटा संचारण में देरी होने की संभावना भी रहती है। इस पर प्राप्तकर्ता जब देखेगा तब संपर्क स्थापित करने की आवश्यकता रहती है। जब डाटा इसमें सामने वाले को, प्राप्तकर्ता को उसी समय मैसेज प्राप्त होते ही अगर चेक कर लिया तो वो वापस भेज सकता है। इसमें देरी भी हो सकती है। ठीक है। मैसेज स्विचिंग में पैकेट स्विचिंग क्या करता है? पैकेट स्विचिंग भी स्टोर या फॉरवर्ड तकनीक पर आधारित है। इसमें पूरी सूचना को एक साथ नहीं भेजा जाता है, बल्कि सूचना या डाटा को निश्चित आकार या छोटे छोटे पैकेट्स में बांटा जाता है, और प्रत्येक पैकेट के साथ भेजने और पाने वाले का पता, एड्रेस यानी पैकेट नंबर तथा आकार आदि सूचनाएं जोड़ी जाती है। यानी पैकेट स्विचिंग में क्या करते हैं? पता भी जोड़ते हैं, और पैकेट और तथा आकार भी आदि सूचनाएं जोड़ी जाती है। इस इन पैकेट्स को उपलब्ध संचार माध्यमों से किसी एक या अधिक माध्यम द्वारा यूजर्स तक पहुंचाया जाता है, और डाटा पैकेट्स अलग अलग माध्यमों से द्वारा भेजा जाता है, और संभवतः यहाँ अलग अलग समय पर प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है, और प्राप्तकर्ता इन पैकेट्स को पैकेट्स के नंबर के अनुसार विघटित कर पूरी सूचना में बदलता है। अलग अलग पैकेट्स इसके पास पहुंचता है अलग अलग टाइम पर, और इनको एकत्रित कर प्राप्तकर्ता फिर सूचना में बदलता है। इस टाइप से पैकेट स्विचिंग काम करता है, और इसमें संचार माध्यम किसी उपयोगकर्ता के लिए व्यस्त नहीं होता है। इसमें सबके लिए सदा उपलब्ध होता है इंटरनेट में। मुख्यतः स्विचिंग पैकेट का उपयोग हम इंटरनेट में किया जाता है। अब देखें कंप्यूटर नेटवर्क का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क।
कंप्यूटर नेटवर्क का क्लासिफिकेशन में लोकल एरिया नेटवर्क मतलब लेन को देख लेते हैं। लेन क्या काम करता है? लोकल एरिया नेटवर्क एक लगभग 1 से 10 किलोमीटर में आपस में जुड़े कंप्यूटर का जाल लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। 1 से 10 किलोमीटर के लगभग भौगोलिक क्षेत्र में, छोटे भौगोलिक क्षेत्र में लोकल एरिया नेटवर्क का काम करता है 1 से 10 किलोमीटर के एरिया में। ये क्या करता है? ये ऑफिसों में, फैक्ट्री में, विश्वविद्यालय कैंपस में कुछ किलोमीटर क्षेत्र तक फैला रहता है और लेन पर उस व्यक्ति या संस्था का पूरा नियंत्रण होता है। ठीक है, जो वहां पर हेड होता है या जो उस एरिया लोकल एरिया में जो जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो उसका नियंत्रण होता है और इसका आकार छोटा और डाटा रूपांतरण की गति तेज या त्रुटियां कम हो सकती है। डाटा स्थानांतरण स्थानांतरण की गति तेज तो होती है लेकिन त्रुटियां भी कम होती है उसमें थोड़ी बहुत। इथरनेट केबल इथरनेट एक लोकप्रिय लोकल एरिया नेटवर्क की तकनीक है जिसमें कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए बस टोपोलॉजी तथा कोएक्सियल केबल का प्रयोग किया जाता है। इसमें रखरखाव भी आसान होता है। लोकल एरिया नेटवर्क में एक तो बस टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, जिसे याद रखिएगा। लोकल एरिया नेटवर्क में हम बस टोपोलॉजी का प्रयोग करते हैं और कोएक्सियल केबल के द्वारा उधर से कंप्यूटर को जोड़ते हैं। बस टोपोलॉजी और कोएक्सियल के द्वारा हम लोकल एरिया नेटवर्क में कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ते हैं। इसकी गति तो तेज होती है लेकिन त्रुटियां थोड़ी बहुत होती है, बाकी बहुत ना के बराबर। इथरनेट केबल से जोड़ते हैं इसको। लोकल एरिया नेटवर्क में इथरनेट केबल से जोड़ते हैं। इथरनेट जो इथरनेट लेन है, इथरनेट टेक्नोलॉजी है जो इससे जुड़ी होती है और कंप्यूटर को जोड़ने के लिए बस टोपोलॉजी और कोएक्सियल केबल का प्रयोग किया जाता है और 1 से 10 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला होता है लोकल एरिया नेटवर्क। अब क्या होता है अगला? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या है? 100 किलोमीटर के अंदर में रहता है। यह क्या करता है? 100 किलोमीटर के अंदर में कंप्यूटर का नेटवर्क जुड़ा रहता है। यदि यह एक शहर में निजी या सार्वजनिक कंप्यूटर को जोड़ने में किया जाता है। यह क्या करता है? एक शहर में जो 100 किलोमीटर के एरिया में फैला होगा एक शहर, तो उसमें निजी और सार्वजनिक कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किया जाता है। और केबल टेलीविजन नेटवर्क मेन का एक उदाहरण है। केबल टेलीविजन नेटवर्क जो टीवी का टेलीविजन नेटवर्क है, वो केबल टेलीविजन नेटवर्क क्या है? मेन का उदाहरण है जिसके लिए प्रसारण के लिए यूज किया जाता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का प्रयोग सीमित भौगोलिक क्षेत्र में स्थित विभिन्न लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए भी किया जाता है। क्या है? बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ने के लिए भी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। अब वाइड एरिया नेटवर्क क्या है? WAN WAN मतलब वाइड एरिया नेटवर्क है। यहाँ भी एक कई देशों या महाद्वीप या संपूर्ण विश्व में फैले कंप्यूटर नेटवर्क का जाल होता है। जैसे कि वाइड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क थोड़ा कम क्षेत्र में, ऐसे ही मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क थोड़ा ज्यादा क्षेत्र में 100 किलोमीटर के अंदर, वो 1 से 10 किलोमीटर के अंदर। जैसे ही ये पूरे महाद्वीप या भौगोलिक क्षेत्र या कई देशों में फैला होता है और इसमें कंप्यूटरों को सार्वजनिक टेलीफोन या प्रकाशित तंतु या कृत्रिम संचार उपग्रह द्वारा आपस में जोड़ा जाता है। किसमें जोड़ा जाता है? सार्वजनिक टेलीफोन या प्रकाशीय यानी फाइबर ऑप्टिक केबल या कृत्रिम संचार उपग्रह के द्वारा जोड़ा जाता है और इसकी गति कम रहती है, त्रुटि की संभावना अधिक रहती है, लेकिन इसे पूरे महाद्वीप या कई देशों में यूज करने के लिए वाइड एरिया नेटवर्क का उपयोग किया जाता है और लॉन्ग हॉल नेटवर्क भी कहा जाता है। लॉन्ग हॉल नेटवर्क भी कहा जाता है। वाइड एरिया नेटवर्क को क्या कहा जाता है? तो लॉन्ग हॉल हॉल नेटवर्क भी कहा जाता है। और इंटरनेट भी वेन का एक उदाहरण है। इंटरनेट जो है एक वेन का उदाहरण है क्योंकि ये संसार का सबसे बड़ा वेन है। क्योंकि ये जो संसार का सबसे बड़ा वेन कौन सा है? वाइड एरिया नेटवर्क जो इंटरनेट है। कंप्यूटर मेंटेनेंस कॉर्पोरेशन यानी CMC द्वारा विकसित विंडोनेट भारत में वेन का उदाहरण है। जो कंप्यूटर मेंटेनेंस कॉर्पोरेशन है ना, CMC द्वारा विकसित इंडोनेट भारत में वेन का सबसे बड़ा उदाहरण है। अब पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है? PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क मतलब कि
पर्सनल एरिया नेटवर्क किसी व्यक्ति या संस्था के अधिकार क्षेत्र के भीतर कुछ दूरी 10 मीटर से 100 मीटर की दूरी पर, जैसे कि मोबाइल का पर्सनल एरिया नेटवर्क है ना, हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट देखा जाए तो वाईफाई जैसे हॉटस्पॉट, या फिर उसके उसको हॉटस्पॉट को मान लीजिए, हॉटस्पॉट ही हमारा जो है पर्सनल एरिया नेटवर्क है। तो किसी व्यक्ति या संस्था के अधिकार क्षेत्र के भीतर कुछ दूरी पर नेटवर्क जो कंप्यूटर को अपने ही उपकरणों से स्थापित करने पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाता है। इसका प्रयोग कर कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ा जा सकता है, और यदि इन कंप्यूटर को जोड़ने के लिए वायरलेस तकनीक का प्रयोग किया जाता है तो इसे हम वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क भी कहते हैं। वायरलेस एरिया पर्सनल नेटवर्क भी कहते हैं। जैसे हम मोबाइल से लैपटॉप में नेटवर्क चलाना है, तो हम हॉटस्पॉट से है ना वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क के थ्रू हम इसे जोड़ते हैं। अब क्या होता है, पेन तो खत्म हो गया है ना, पेन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क, ओके। अब कैंपस एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया मतलब कैन, ठीक है। इसमें क्या है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी या संस्था किसी अन्य बड़े कैंपस के भीतर में नेटवर्क का कैंपस एरिया नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। कैंपस एरिया नेटवर्क कहलाता है कॉलेज या यूनिवर्सिटी या स्कूल या संस्था में करते हैं, यहाँ कैंपस में। तो ये क्या है, 1 से 5 किलोमीटर दूरी तक फैला होता है कैंपस जो है। कैंपस एरिया नेटवर्क 1 से 5 किलोमीटर की दूरी तक फैला होता है, और 100 किलोमीटर के दायरे में होता है पेन, और 10 किलोमीटर के दायरे तक होता है लोकल एरिया नेटवर्क, और 100 किलोमीटर के दायरे तक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और जो वाइड एरिया वो महाद्वीप या क्षेत्र संसार में होता है, ठीक है। केन का प्रयोग कितने एरिया में, 5 किलोमीटर के एरिया तक करते हैं। अब वायरलेस लैन, वायरलेस लैन जो हमारा देखा जाए तो पर्सनल एरिया नेटवर्क है। इसमें क्या है, वायरलेस तकनीक का प्रयोग बिना तार के एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र में किया जाता है, और ये वायरलेस लेन है ना वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। इसमें कंप्यूटर या अन्य उपकरणों को तार से जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, और गतिशील होने की आज़ादी रहती है। वाईफाई तकनीक का प्रयोग प्रमुखता से किया जाता है। वायरलेस लेन में वाईफाई का प्रयोग प्रमुखता से किया जाता है, और वायरलेस लेन को इंटरनेट से जोड़कर गतिमान रहते हुए इंटरनेट का प्रयोग किया जा सकता है। और इसके लिए वायरलेस नेटवर्क है ना, वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है ना, इंटरफेस कार्ड है ना, डब्ल्यू एन आई सी का प्रयोग किया जाता है, जिसके साथ लगा एंटीना डाटा स्थानांतरित करता है। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क में वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है ना, इसमें एंटीना लगा रहता है जो डाटा स्थानांतरण की गति को कर तेज करता है, ठीक है। वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यानी डब्ल्यू एन आई सी को आप याद रखिएगा। डब्ल्यू एन आई सी मतलब वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अब इथरनेट, इथरनेट क्या हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क में प्रयोग किया जाने एक लोकल एरिया नेटवर्क में प्रयोग किया जाने वाला एक प्रोटोकॉल है इथरनेट, और विभिन्न कंप्यूटर को आपस में तथा नेटवर्क के साथ तार का प्रयोग कर जोड़ा जाता है, उसे इथरनेट के प्रोटोकॉल कहते हैं। और इंटरनेट का विकास जब बॉब मेटकॉफ यानी बॉब मेटकॉफ द्वारा जब 1973 में किया गया, तब लोकल एरिया जब इथरनेट केबल का प्रयोग किया गया था, ठीक है। भारत द्वारा स्थापित कंप्यूटर नेटवर्क, भारत द्वारा इन्हें कंप्यूटर नेटवर्क बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कंप्यूटर नेटवर्क कौन कौन से बनाए गए, तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र नेटवर्क द्वारा, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र नेटवर्क मतलब नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क, NICN, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क मतलब NIC नेटवर्क द्वारा क्या क्या किया गया, तो NIC नेटवर्क द्वारा भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अधीन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NICN नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा विकसित नेटवर्क है, और इसे NIC नेट भी कहा जाता है। NIC नेट कलेक्टर कार्यालय में यूज किया जाता है, और NIC प्रोटोकॉल के पर NIC गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल भी NIC के रूप में है प्रदान किया गया है। NIC यानी डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स
एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अधीन जो नेशनल राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र है ना, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा विकसित नेटवर्क है, उसे एनआईसी नेट भी कहा जाता है। एनआईसी नेट क्या करता है? निक नेट जो भारत भर भारत के सभी राज्य में मुख्यालय तथा जिला मुख्यालय में आपस में जोड़ा गया है। जिला मुख्यालय और राज्य मुख्यालय को आपस में जोड़ता है, और यह भारत सरकार के लिए नेशनल बैकबोन का निर्माण करता है। नेशनल बैकबोन मतलब भारत सरकार की राष्ट्रीय हड्डियों का निर्माण, मतलब राष्ट्रीय हड्डियों के रूप में जुड़ा होता है भारत सरकार के लिए। राज्य के कोने कोने तक, जिलों जिलों तक इसको जोड़ा जाता है, इसलिए नेशनल बैकबोन भी कहा जाता है। ठीक है, राज्य के मुख्यालय तथा जिलों के मुख्यालय में आपस में जोड़ा जाता है, इसलिए एनआईसी नेट का को नेशनल बैकबोन का निर्माण भी कर कहते हैं। और ये ई गवर्नेंस में सहयोग रहता है, इसमें ई गवर्नेंस भी सहयोग करते हैं, और भारत सरकार की सभी वेबसाइट को के विकास और प्रबंधन का कार्य कौन? एनआईसी द्वारा किया जाता है। एनआईसी भारत गवर्नमेंट सर्वेंट में एनआईसी का प्रयोग किया जाता है, government.nic.in वेबसाइटों में। ठीक है, गवर्नमेंट की वेबसाइट को आप जानना चाहते तो government.nic.in, ये वाली वेबसाइट जो रहती है वो गवर्नमेंट संबंधित रहती है। ठीक है, अब राष्ट्रीय ज्ञान संजाल यानी नेशनल नॉलेज नेटवर्क। नेटवर्क नेशनल नॉलेज नेटवर्क क्या है? यहाँ भारत भर के सभी शैक्षणिक तथा ज्ञान आधारित संस्थाओं को उच्च गति क्षमता वाले यानी 1 Gbps से अधिक वाले चार माध्यमों द्वारा आपस में जोड़ता है। तो भारत को नॉलेज बैकबोन का निर्माण करता है। भारत के लिए क्या करता है? ये नॉलेज बैकबोन का निर्माण करता है, नेशनल नॉलेज नेटवर्क। अब क्या करता है? स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। स्टेट वाइड यानी स्वान। स्वान का प्रयोग क्या, स्वान को क्या कहा जाता है? स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब राज्य का नेटवर्क है। तो यह भारत सरकार द्वारा स्थापित एक बैकबोन नेटवर्क है, जिसमें सभी राज्य के और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यालय और जिला मुख्यालय होते हैं, और ब्लॉक स्तर पर उच्च गति क्षमता वाले संचार माध्यमों से जोड़ा जाता है, और इसमें 2 Mbps का नेटवर्क बैंडविड्थ निर्धारित किया गया। स्वान में कितना? 2 Mbps नेटवर्क का स्थापित किया गया। अब अगला क्या हमारे पास आता है? शैक्षणिक। ठीक है, शैक्षणिक एवं अनुसंधान नेटवर्क है ना, एजुकेशनल और रिसर्च नेटवर्क। एजुकेशनल और रिसर्च नेटवर्क क्या है? इननेट यानी एजुकेशनल, ई मतलब एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क, ई और आर का मतलब रिसर्च नेटवर्क। ठीक है, एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क भी कहा जाता है, इससे ई आर नेटवर्क भी कहा जाता है। तो दूर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी में भारत सरकार द्वारा स्थापित कंप्यूटर नेटवर्क है, जो देश भर के शैक्षणिक और अनुसंधान को आपस में जोड़ता है। ई आर नेट को भारत में सर्वाधिक सीमित क्षेत्र में इंटरनेट सेवा प्रदान करने का श्रेय जाता है। किसका श्रेय जाता है? ई आर नेट को भारत में सर्वाधिक सीमित अर्थों में इंटरनेट सेवा प्रदान करने का श्रेय जाता है। इन नेटवर्क को आप याद रखिएगा, ये नेटवर्क कहाँ पर यूज होता है, बहुत जरूरी है। अब अगला हमारे पास क्या है? आर्पानेट। आर्पानेट क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क है, विश्व का पहला वेन नेटवर्क कौन सा है विश्व का? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जिसे अमेरिकी रक्षा विभाग के लिए विकसित किया गया। किसके लिए किया? अमेरिकी रक्षा विभाग के लिए विकसित किया गया, यानी आर्पानेट। ठीक है, अब ईरनेट, ये आरनेट क्या है? एजुकेशनल रिसर्च नेटवर्क, ये भारत की शिक्षा के लिए स्थापित किया गया वेन नेटवर्क है। ये आरनेट का वेन नेटवर्क है। निक नेट क्या है? एनआईसी नेट, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क, ये भारत के प्रत्येक जिले को जोड़ने वाला नेटवर्क है। ये पहले प्रत्येक जिलों को जोड़ने वाला। यहाँ पर स्विफ्ट है ना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बैंकों को जोड़ने वाला नेटवर्क कौन सा है? स्विफ्ट। अब नेटवर्क टोपोलॉजी को हम विस्तार से जानते हैं।
नेटवर्क के टोपोलॉजी को अगले वीडियो में देखेंगे हम। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो आपके तक नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच सके। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। ओके बाय फ्रेंड्स।